सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाले 5 जजों की बेंच ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण के संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी। 7 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 सितंबर को, और आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा संभवतः 10:30 बजे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ दायर अर्जी में इस 10% आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया। जो मूल स्ट्रक्चर है संविधान का, उस पर बताया जा रहा है कि ये दरअसल उसका उल्लंघन है, ये आरोप। अब अर्जी में आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी चुनौती दी गई है कि आप कैसे दे सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी को मिल रहा है, ऐसे में आप नहीं दे सकते हैं। तो 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है। सरकार ने 103वां संविधान संशोधन कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था, जिसे कई संगठनों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर चुनौती दे दी थी। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय शर्मा हमारे साथ हैं और अनिशा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 10:30 बजे तकरीबन इस मामले पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या रहा, अलग अलग पक्षों की क्या क्या दलीलें रही इस मसले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षकारों की दलील ये रही कि सबसे पहले तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 130वां संविधान संशोधन है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान किया गया उस समय शैक्षिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण देने की बात करके उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सरकार ये कॉन्सेप्ट लेकर आई है। अगर सरकार ये करना ही चाहती है तो इसमें भी सवर्णों के साथ साथ एससी, एसटी और ओबीसी का प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिन जातिगत रूप से, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाज को आरक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में बराबर लाने की बात की गई थी, समानता की बात की गई थी, उसका हनन हो रहा है और संविधान की जो मूल आत्मा है उसका हनन हो रहा है। लेकिन सरकार का यह कहना था कि वो ऐसे लोगों को जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आगे लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। चूंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य है, लिहाजा इसमें यह प्रावधान किया गया है और इससे हम मूल आरक्षण का जो मूल स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, अलग से प्रावधान किया गया है, इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। तो फिलहाल 10:30 बजे फैसला जरूर आएगा, लेकिन उसके पहले आज चूंकि चीफ जस्टिस का अंतिम कार्य दिवस है, तो मेरे पीछे हमारे कैमरामैन शगुन दिखाएंगे कि वहां पर फोटो सेशन होने वाला है और वो फोटो सेशन होने के बाद ही फिर सारे जजेज अपनी अपनी कोर्ट रूम में जाएंगे और वहां जाकर सबसे पहला 1501 नंबर ये फैसला है जो चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुनाया जाना है। संविधान पीठ बैठेगी, संविधान पीठ फैसला सुनाएगी और जो कॉज लिस्ट से हम समझ पा रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि शायद 2 फैसले आएंगे, जिसमें से चीफ जस्टिस और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का एक फैसला है और बाकी 3 जजेस का एक फैसला है, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। लेकिन कई लोग ये इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 4 फैसले आए, लेकिन ये तो तय है कि अलग अलग मंतव्य आ रहे हैं। हो सकता है कि 5 जज पूरी संविधान पीठ निगाहें बिल्कुल संजय रहेंगी। अनिशा भी हमारे साथ है। अनिशा, क्या वाकई संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, और सरकार की तरफ से इसके पक्ष में क्या क्या दलीलें रखी गई? देखिए, जैसे अभी संजय सर ने समझाया आपको, इस मुद्दे में 3 बड़ी बातें कही गई। एक कि आर्टिकल 15 और 16 जो है संविधान के जो अनुच्छेद 15 और 16 हैं, उसमें समानता की बात कही है, किसी पिछड़े वर्गों के उद्धार की बात कही गई है, और इंदिरा साहनी के जो जजमेंट है और साथ ही साथ रिजर्वेशन पे और भी कई जजमेंट्स आई हैं, उनमें साफ तौर पे कहा गया है कि अव्वल तो 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते, और जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मुद्दे पर नहीं हो सकती, वो सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी कि सोशली बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए, आप पढ़ाई लिखाई में भी पिछड़े हों, आप क्या पॉलिटिकली सोशली पिछड़े हुए हों, और आप आपके पास पैसा भी ना हो, तब ये सभी क्राइटेरिया को साथ में रखना जरूरी है रिजर्वेशन के लिए। ये पहले की जजमेंट्स हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर ये आर्ग्यूमेंट्स उठाई गई थी कि ये पहले की जजमेंट्स के भी खिलाफ जाता है, संविधान के भी खिलाफ जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर, सिर्फ पैसे के क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन
पॉपुलेशन दी है और उसमें से आपने अनुसूचित जाति जनजाति को बाहर रखा है, SC ST OBC को बाहर रखा है, तो वो भी आर्टिकल 14, 15 का उल्लंघन है। ये सभी जो है ये आर्ग्यूमेंट्स याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग हैं भारत में जो पावर्टी लाइन से बहुत नीचे है और बहुत सारी भारत की पॉपुलेशन है जो कि अच्छी एजुकेशन को, अच्छी नौकरियों तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि जो 8 लाख इनकम क्राइटेरिया सरकार ने बनाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी सवाल उठाए थे कि आपने ये क्राइटेरिया किस बूते पर बनाया है, किस क्राइटेरिया पर बनाया है कि 8 लाख का कट ऑफ जो आपने रखा है कि एनुअल इनकम परिवार की 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी बात कोर्ट ने यह भी पूछी थी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। एक जनरेशन जो है अगर गरीब है भी तो दूसरी जनरेशन उसको पलट सकती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि किस परिवार को आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और कहां तक आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सोशली बैकवर्ड है, तो वो आइडेंटिफाइबल हैं। तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं किसी को, ये हमें समझाइए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज जजमेंट आनी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि देखिए हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर कर रहे हैं, ये उद्धार के लिए किया गया प्रावधान है। पैमाना तो सरकार का क्लियर है कि तो आर्थिक आधार पर हम कर रहे हैं। संजय, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने अपनी तरफ से दलील रखी थी। एक ये भी कहा जा रहा है कि 50% की जो लिमिट एक्सीड हो रही है, इस पर क्या कहना है? इस पर भी कोर्ट के इस फैसले से सामने आएगा, चूंकि इनका यह कहना है कि हमने ये अलग क्राइटेरिया रखा है आर्थिक आधार पर आरक्षण का। लेकिन अगर हम पिछले कुछ फैसले देखें, जब जाट आरक्षण की बात आई थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि जाट इकोनॉमिकली वीकर हो सकते हैं, एजुकेशन के शैक्षिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन सोशली वो पिछड़े नहीं हैं, क्योंकि वो कई जगह उनके राजघराने भी रहे हैं और सोशली वो उनको बैकवर्ड नहीं माना जा सकता है। तो उस पर कोर्ट ने मना किया था उनको आरक्षण देने से। अब इसमें कई सारी चीजें हैं कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्या ऐसे शैक्षिक संस्थान या ऐसे संस्थान जो सरकारी मदद के बिना चलते हैं, क्या उनमें भी आरक्षण लागू होगा? तो ऐसे बहुत सारे संवैधानिक और कानूनी सवाल हैं जो इसके घेरे में हैं, और आज का ये फैसला उन सारे सवालों के जवाब देगा, ऐसी हमें उम्मीद लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार आर या पार इसमें सरकार की ये नीति, आरक्षण के एक नए पैमाने की, एक नए मानदंड की नीति, क्या वो स्थिर रहती है या वो गिर जाती है, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि अगर 3 और 2 का भी फैसला आता है तो उसमें ये पता चल जाएगा कि सरकार की ये नीति रहेगी या जाएगी। अनिशा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, स्पीड जो वर्डिक्ट आता है या नहीं आता है, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन क्या भारत को इस वक्त आर्थिक आधार पर आरक्षण की आवश्यकता है? देखिए, ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं थोड़ा टेढ़ा सवाल है जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर आप सभी आर्ग्यूमेंट्स इस मुद्दे पर जो हुई हैं उनको देखें, भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत उनको फिर राशन पानी बाकी स्कीम्स की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं और खासतौर से एजुकेशन और नौकरी दोनों में, पढ़ाई और नौकरी दोनों में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा अलग तरीके से मापदंड को देखा जाता है कि क्या आपको किसी तरह से क्लासरूम में बैठने से रोका जा रहा है या क्लासरूम तक आने से रोका जा रहा है या नौकरी करते समय ऑफिस के अंदर आने से या ऑफिस किसी के साथ बैठकर काम करने से रोका जा रहा है। अनिशा, अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय, आप भी प्लीज नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि 10:30 बजे इस पर फैसला आना है। 5 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी, निगाहें हैं।